वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और आज आपके लिए लेके आया हूं सेकंड में का करंट अफेयर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं मैं कौन कौन से करंट अफेयर आज हमारे पास है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बता दूं। यहां पे मैं आपको जितना भी करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहा हूं इस सब की हिंदी और इंग्लिश में आपको पीडीएफ मिल जाएगी सावरिया क्लासेस पे। तो जितना करंट अफेयर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसको दोस्तों आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस पीडीएफ को लो, सीधे उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। मैं यहाँ पे जितने सोर्स यूज़ कर रहा हूँ वह बहुत हैं, इनफ हैं। आपके एग्ज़ाम में इससे बच्चे करंट अफेयर नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे द्वारा जितने सोर्स यूज़ किए जा रहे हैं वह इतने सोर्सेज हैं कि भाई वो इनफ हैं। सबसे पहले द हिंदू। जब मैं ये करंट अफेयर रिकॉर्ड करता हूँ इससे पहले दोस्तों मैं द हिंदू ही पढ़ता हूँ पूरा। उसमें जितनी भी मेरे को न्यूज़ लगती हैं जो कवर करने के योग्य मैं कवर करता हूँ। फिर दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस में दोस्तों सुबह तो नहीं पढ़ पाता हूँ लेकिन मैं शाम को पढ़ता हूँ, यानी कि इंडियन एक्सप्रेस से मैं लेट एक दिन जो है वो न्यूज़ देता हूँ। दैनिक भास्कर, जनसत्ता, ऑल इंडिया रेडियो एंड पीआईबी, ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे निकाल के मैं आपको जिस्ट प्रोवाइड कराता हूँ करंट अफेयर की। करंट अफेयर की जिस्ट ऐसी है कि आपको उसमें मज़ा आ जाएगा। एक बार आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। कहीं पर भी कोई डाउट यहाँ पे आने नहीं दूंगा क्योंकि मैं पूरा बेसिक से लेके चलता हूँ। मेरा जितना करंट अफेयर होगा उसकी दोस्तों एक ख़ास बात ये होगी कि मैं जितना भी आपको एक्सप्लेन करूँगा उसमें मैं बेसिक को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है कभी ना कभी कि जब करंट अफेयर आता है तो वो सीधे सीधे समझ में नहीं आता। अब वो क्यों नहीं समझ आता, इसका सीधा सा रीज़न ये है कि हमारे को उसका बेसिक नहीं पता होता है, दैट्स वाई समझ में नहीं आता। लेकिन ये मेरी गारंटी है, इस चैनल के ऊपर जितना बच्चा है उस बच्चे को कभी बेसिक में दिक्कत नहीं होगी। मैं उसे एक एक बेसिक अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये रहा मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। आगे है दोस्तों हमारे द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिस इनिशिएटिव में दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सिलेबस कवर कर रहे हैं। जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, पीसीएस है। तो ये जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जिनका लगभग सिलेबस एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड का फ़र्क है, ये सारे हमारे द्वारा कवर किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्लस में मैं करंट अफेयर भी लेके चल रहा हूँ। आशीष आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी करा रहा है, इसकी क्लासेस रेगुलर आ रही। मेरी थोड़ी क्लासेस साइंस की जो हैं वो दोस्तों थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन आई विल मैनेज देम इन फ्यूचर। मैंने फ्यूचर में मैनेज कर लूँगा। एक दो दिन में दिक्कत थी इस वजह से नहीं कर पाया, लेकिन आगे सारी क्लासेस मेरी मैनेज रहेंगी। अर्चना मैम दोस्तों आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही हैं। आप लोग अच्छी तरीके जानते हो एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो अर्चना मैम जो है भाई आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी करा रही हैं। एनसीईआरटी का जितना भी कुछ होगा वो आपको अर्चना मैम करा देंगे अप टू 12th तक, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एसएससी लाइक एग्ज़ाम का जीएस जो है वह पूरा एनसीईआरटी से ही कवर हो जाता है। तो इसीलिए जो है हम दोस्तों एनसीईआरटी को शुरू से ही प्रायोरिटी देते आ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वह आपका बेस बिल्ड करती है। एंड सेकेंड थिंग ये है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उनको ज्योग्राफी हिस्ट्री वाली चीज़ें सही से समझ नहीं आती हैं। तो उनके लिए हमने ये लॉन्च किया है, ये जो अर्चना मैम को लॉन्च किया अपने चैनल के ऊपर, जिससे वो आपको सारी चीज़ें कवर करा पाएँ। प्रेम सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, अभी वो एकेडमिक की हिंदी पढ़ा रहे हैं। आगे चल के आपको 4 से 5 दिन बाद जो सर है वह आपके लिए दोस्तों कंपटीशन की हिंदी पढ़ाएंगे। अनुज सर आपको कंटिन्यू वे में मैथ पढ़ा रहे हैं। ये दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई दिक्कत होती है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 जो हैं वह दोस्तों कांटेक्ट आ रहे होंगे, आप किसी पे जाके मेरे से बात कर सकते हैं। जीमेल senguप्ता95368, आपका कोई समस्या आप इस पर लिख के भेज दो, हम लोग बहुत जल्दी इसे रिप्लाई कर देंगे। आपकी जो समस्या है उसे तुरंत फीडबैक कर देंगे उसका। सावरिया क्लासेस हमारा फेसबुक पेज है, आप चाहो तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी कोचिंग की रिलेटेड जितनी लेटेस्ट अपडेट होती हैं, यानी कि अगर हमारे को कोई नया टीचर लाना है या हटाना है, कि किसी टीचर की किसी ने कोई क्लास नहीं आ पाती है, तो वो सारी क्लास सारा चीज़ें जो होती हैं वही हम इस पर अपडेट कर देते हैं। सावरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको बताया आपको हिंदी इंग्लिश में नोट्स पाने के लिए इसको दोस्तों जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। सचिन गुप्ता 9536 मेरा इंस्टाग्राम है भाई, जाके इसे फॉलो करो तुरंत, और कोई समस्या हो दबा के मेरे से इस पर मैसेज पूछो। तो चलो आज जो सबसे पहले हम लोग करंट डिस्कस करेंगे ये है दोस्तों इम्यूनिटी पासवर्ड के बारे में। क्या है इम्यूनिटी पासवर्ड? देखो ये जो टॉपिक है ना, इसका जब आप नाम सुनोगे तो ये आपको भी थोड़ा सा ना अजीब सा लग सकता है। क्या है कि थोड़ा सा आपको ये अजीब सा लग सकता है, क्योंकि ये है ही इतना अजीब। इम्यूनिटी पासवर्ड, इम्यूनिटी तो चलो हम समझते हैं, इम्यूनिटी का लिंक पासवर्ड के साथ क्या है समझ रहे हो? सॉरी, इम्यूनिटी पासपोर्ट, आई एम वेरी वेरी सॉरी, इम्यूनिटी पासपोर्ट, पासवर्ड नहीं पासपोर्ट। तो आज हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे ये होगा इम्यूनिटी पासपोर्ट। तो दोस्तों ये क्या है, इसको समझने के लिए हमें पूरी जो रामकथा है वो मैं समझाना आपको चालू करता हूँ। देखो है क्या, यूरोप कंट्री जो है, यूरोप कंट्री
और यूएसए, ये दोनों जो कंट्री है ना, उसे कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा दंड जो है वह झेलना पड़ रहा है। इस दंज में यानी कि इस परेशानी में जो सबसे बड़ी परेशानी निकल के आ रही है वह ये है कि इन दोनों की, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें जितनी कंट्रीज़ आती हैं और यूएसए, ये जितने यूरोप के अंदर जितनी कंट्री आती हैं, मेनली बात की जाए तो आपकी इंग्लैंड की, दूसरा आपका यूएसए, ये दोनों कंट्री की इस समय जो इकोनॉमिक हालत है वह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। इन दोनों की क्या, जितनी ग्लोब के ऊपर कंट्रीज आती हैं उन सब की ही कोविड-19 की वजह से जो हालत है वो काफ़ी खस्ता हो रखी है। ये जो दो कंट्रीज़ हैं ना, इनके ऊपर एक प्रेशर है कि अपने लॉकडाउन को जल्दी से जल्दी ओपन करें। मैं यहाँ ये भी बात ऐड करना चाहूँगा कि इन दो कंट्रीज़ के ऊपर नहीं, सारी कंट्रीज़ के ही ऊपर एक प्रेशर है कि वो जल्दी से जल्दी लॉकडाउन को एंड अप करें, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वह दोस्तों फिर से स्टार्ट हो पाएँ, लोग जो हैं वह अपने काम पे जा पाएँ, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं देश के अंदर बहुत ही सीमित मात्रा में होते हैं, हर देश के अंदर, जो घर बैठे एक समय से ऊपर खा सकें। वरना जो गरीब तबका होता है उसका दोस्तों डेली का खाना होता है और डेली का कमाना होता है। तो ये गरीब तबका जो है और जो रईस तबका है, ये दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, एक प्रेशर बना रहे हैं कंट्रीज़ के ऊपर कि किसी तरीके से लॉकडाउन को खोला जाए। तो यहाँ पे यूएसए ने और यूरोप ने इस प्रेशर को देखते हुए एक बहुत ही अजीब सा दोस्तों एक डिसीज़न लिया है। और ये एक ऐसा डिसीज़न है ना जिसको सुन के आप भी, अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचोगे तो आप भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित पड़ जाओगे। ट्रम्प जी का जो काम है वो आप हमेशा ही जानते हो, थोड़ा आश्चर्यचकित करना ही वाला ही होता है, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी कुछ ऐसा किया है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये दोनों कंट्री जो हैं वो क्या बोल रही हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्री और यूएसए कंट्री, ये लोग ये बोल रहे हैं कि वो लोग जो कि इस महाबीमारी से रिकवर हो गए हैं, कोविड-19 से जो लोग क्या हो गए हैं दोस्तों, ठीक हो गए, रिकवर हो गए हैं, उन्हें ये लोग जो है वो एक पासपोर्ट देंगे। क्या देंगे? पासपोर्ट। आप ऐसा समझ लो एक पेज दे देंगे, ठीक है, एक क्या दे देंगे? पेज। और पेज के ऊपर लिख के दे देंगे कि हम भाई यूएसए की अथॉरिटी ऐसा क्लेरिफाई करते हैं कि ये जो पर्सन है ये कोविड-19 से एक बार फाइट कर चुका है, जिसका मीनिंग है कि इसकी बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं वह काफ़ी अच्छी मात्रा में बनती हैं, तो इसको कोविड-19 नाम की जो बीमारी है उससे कोई भी डर नहीं है, क्योंकि ये एक बार फाइट करके आया है। तो सिंपल सी बात है कि इसकी बॉडी ने तभी फाइट कर लिया डिसीज से जब इसकी बॉडी में इम्यून सेल्स की संख्या अच्छी है, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में है। तो यहाँ पे ये देश क्या करेंगे, यहाँ की जो भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वह लिख के दे देगी कि भैया ऐसे पर्सन है, ऐसा इनका रेसिडेंस है, ऐसे इनके पेरेंट्स हैं, ऐसा पूरा मतलब एक एड्रेस मेंशन करके दे देगी। उस पर लिख देगी कि इनको परमिशन है, ये पूरे देश के अंदर जेन्युइनली, जैसे लॉकडाउन से पहले ये कहीं आ जा सकते थे, कहीं मीटिंग कर सकते थे, कहीं खा पी सकते थे, तो जेन्युइनली ये वैसे देश में घूम सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आया ये पासपोर्ट क्या है? देखो, पासपोर्ट कुछ नहीं है, पासपोर्ट एक ऐसा पन्ना है, एक ऐसा पेज है जिस पे क्या करेगी, वहाँ की जो अथॉरिटी होगी जो इसे इशू कर रही है, वहाँ की जो अथॉरिटी होगी जो इसे इशू कर रही है, वह लिख के दे देगी सिंपल से कि भैया ये पर्सन है, इन पर्सन का ये नाम है, इनका ये रेसिडेंस है, ठीक है, और इन्हें जो है परमिशन दी जा रही है कि पूरे देश के अंदर ये कहीं भी घूम सकते हैं। अब परमिशन देने के पीछे रैशनल क्या है, कारण क्या है, तर्क क्या है? तो तर्क ये है कि एक बार जो है यह जो है अपनी इम्यून सेल्स की ताकत से इस जंग से लड़ चुके हैं, ठीक है, जंग से जो है वह लड़ चुके हैं, तो सीधी सी बात है जो इनकी बॉडी है वो कैपेबल है इससे फाइट करने के लिए। तो दोस्तों इस डिजीज़ से इनकी जो बॉडी है उसे कोई समस्या होने वाली नहीं है, तो इन लोगों के लिए उस कंट्री में कर दिया जाएगा आबाद, आराम से घूमो, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो WHO है उसका एक कंसर्न है, वो क्या है? अच्छा पहले आप ये बताइए, क्या आपको इम्यूनिटी पासपोर्ट समझ में आ गया? इम्यूनिटी पासपोर्ट इज़ नथिंग बट अ पेज, इसे आप सिंपल भाषा में समझो, एक पेज है जिसके ऊपर यूएस अथॉरिटी लिख के दे देगी भाई कि आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत बढ़िया है, इसके लिए आपको लख लख बधाइयाँ, और आप पूरे देश के अंदर कहीं भी घूमो। तो ये जो घूमने की जो फ्रीडम है ना, ये उन्हीं को मिलेगी जो कोविड-19 से लड़ चुके हैं, ठीक है, उन्हें नहीं मिलेगी जिन्हें ये आज तक हुआ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हुआ ही नहीं है तो उनकी इम्यूनिटी को चेक भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिन्हें हो चुका है उनको परमिशन दे दी जाएगी कि वो पूरे देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं।
बाकी जो बड़े बूढ़े लोग हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि आप घर पर ही रहिए, क्योंकि इस बीमारी से सबसे ज़्यादा अगर कोई वल्नरेबल सेक्शन है तो वह है +60 एज वाला। तो उन्हें बिल्कुल हिदायत दे दी जाएगी कि आप अपने घर पर ही रहिए। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कंसर्न की, तो यहाँ कंसर्न क्या है, चिंता की बात क्या है, तो वो ये है कि WHO कह रहा है, इन कंट्रीज़ को वार्निंग दे रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी आप मत करिए, क्योंकि चाइना के अंदर ऐसा देखा गया है, चाइना के अंदर जो है वह ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जो है वह एक बार कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसके बाद वह कोरोना नेगेटिव हुआ, उसके बाद वह फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गया। समझ रहे मेरी बात आप लोग? पहले पॉजिटिव हुआ, मेडिसिन ली, फिर नेगेटिव हुआ, आफ्टर दैट फिर पॉजिटिव हो गया। और आप एक सिचुएशन सोच के देख लीजिए कि यूएसए के अंदर अभी जो है 50,000 लोग जो हैं वह मर चुके हैं। तो वहाँ पे कितनी ड्रास्टिक कंडीशन है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम लोग इस इम्यूनिटी पासपोर्ट के रैशनल पे उन्हें छोड़ते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर 50,000 की डेड हुई है तो यानी कि लगभग अगर आप ग्लोबली जो एक एवरेज निकल के आ रहा है, ये भी आप लगा लो, तो वहाँ पे 5 लाख लोग जो है ये इस बीमारी से ठीक भी हो चुके होंगे। अगर वह 5 लाख लोग पूरे देश के अंदर घूमते हैं, ठीक है, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर वह 5 लाख लोग पूरे देश के अंदर क्या करेंगे, घूमते हैं, और वह हैं निगेटिव और वह कहीं हो गए पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये डिसीज़ तो फैली हुई है, अगर पॉजिटिव हो गए तो वह क्या करेंगे, जो लोग जो कि निगेटिव हैं ये उनको भी पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये आशंका मेरी, समझ रहे हो आप लोग? देखो फिर से एक बार समझो, पहले पेशेंट पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, ठीक है, फिर पॉजिटिव हुआ। चाइना के ट्रेंड है, बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि पहले उन्हें कोरोना पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे अगर ये जितने पासपोर्ट इशू कर रहे हैं जो कंट्री, अगर उनके साथ में ऐसा होता है तो क्या होगा, वह लोग जो कि लड़के आए हैं जंग से, अभी नेगेटिव हैं, उन लोगों को एक पासपोर्ट मिल जाएगा, एक तरीके से एक परमिशन मिल जाएगी, रिटन परमिशन, जिससे वह पूरे देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। तो वह क्या करेंगे, घूमेंगे पूरे देश के अंदर। और मान लीजिए कहीं उन्हें ये पॉजिटिव हो गए, ठीक है, तो वो पता नहीं जाने अनजाने में कितनों औरों को पॉजिटिव कर देंगे। अब आप सोच के देखिए कैसा सिनेरियो बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में 50-50 हज़ार 1-1 लाख केसेस आएँ, ठीक है, 50-50 हज़ार 1-1 लाख केसेस आएँ। और सबसे बड़ी करने की तो बात ये है ना कि हमारे के पास भाई जो टेस्टिंग किट हैं वह तक पर्याप्त मात्रा में नहीं है, समझ रहे हो, जिससे कि हम रैपिड टेस्ट कर सकें। तो ऐसे टाइम पर ये मूवमेंट लेना मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए कंट्री ऐसा क्यों कर रही हैं। यूएसए जो कंट्री है ना, उसका तो आप देख ही रहे हो। आपने अगर आज का द हिंदू पढ़ा होगा, आपने अगर 1 मई का द हिंदू पढ़ा होगा, तो आपने उसमें एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो हमारे ट्रंप साहब हैं, वो ट्रंप साहब के जो वो हैं, एक मिनिस्टर हैं, पोम्पियो करके हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं WHO के ऊपर, यानी कि उनके ऊपर एलिगेशन समझ लो क्या है, तो एलिगेशंस लगाए हैं, यानी कि उनके ऊपर भैया वो क्या बोलते हैं हिंदी में, एलिगेशन का मीनिंग आप समझ सकते हो, किसी के ऊपर कोई, हम कहते नहीं, चलो एलिगेशन ही मान लो यार, समझ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कौन सा वर्ड हिंदी में हम एलिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो एलिगेशन लगाए हैं। अब जो एलिगेशन है ना वो लगाए गए हैं भाई, तो ट्रम्प साहब जब खुद WHO के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो WHO वो चाइना के लिए काम कर रहा है, तो सीधी बात है यूएसए तो सुनने वाला है नहीं WHO की। WHO जो वार्न कर रहा है कि ऐसा मत करो, तो सीधी बात है, तो फ्यूचर में WHO जो है ना वह तो भाई करेगा ऐसा, ठीक है, वह तो पासपोर्ट जो है वो लॉन्च करेगा और अपने जो वहाँ के सिटीजन्स हैं ना उनको फ्री परमिशन भी दे देगा, लो भाई घूमो, और फिर सिनेरियो बहुत ही ड्रास्टिक होगा, ठीक है। तो चलो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ द होल टॉपिक। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ PPT के ऊपर। तो देखो ये रही PPT। आई होप यार मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, जो मेरी कैपेसिटी है मैं भाई उसे पूरा लगा देता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। लेकिन यार फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है ना मेरे भाई, माय डियर, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार। सचिन गुप्ता 95368 एक बार मैसेज तो करो। बहुत सारे यहाँ से मैंने इशू रिजॉल्व किए हैं, और जिन्हें इशू रिजॉल्व करता हूँ ना उन्हें पर्सनली कॉल भी करता हूँ कि भाई समझ में आया। तो अगर आपका भी कोई इशू है ना तो यार बेधड़क कॉल करो, मज़ा आएगा यार। आप लोग हमारे साथ में आओ, अपने लोग इस तरीके से करंट अफेयर को करेंगे कि आपको उसके अंदर मज़ा आएगा। अगर आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ तो माय डियर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ काइंडली सेंड मी द मेल ऑन Gmail।
जो तुम्हें लग रहा है कि सचिन सर नहीं कर रहे हैं तुम्हारे लिए, वो तुम दो, मैं वो भी करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पासपोर्ट है जिसके बारे में बात कर रहा था। पढ़ते हैं पूरा मैटर क्या है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन The World Health Organization has warned against issuing an immunity certificate or immunity passport to people who who have recovered from COVID-19, as there is no evidence that they will be protected from a second infection। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो WHO है उसने वार्न किया है भैया USA को और यूरोपियन कंट्रीज़ को कि वह ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि इम्यूनिटी पासपोर्ट दे दे, एक सर्टिफिकेट दे दे उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से लड़ चुके हैं और वह जाके पूरे देश के अंदर फिर टहलें। क्योंकि WHO कह रहा है कि ऐसा हमारे पास कोई भी अब तक रिकॉर्ड नहीं आया है कि जो पर्सन एक बार इन्फेक्टेड हो गया इससे वह दोबारा इन्फेक्टेड नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 से उभरने वाले लोगों को प्रतीक्षा प्रमाण पत्र या प्रतीक्षा पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ चेतावनी दी है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है कि वे दूसरे संक्रमण से सुरक्षित होंगे। ओके, चलो आगे चलेंगे। अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर टू रीओपन देयर इकोनॉमीज, पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड द US हैव बीन कंसिडरिंग इशूइंग इम्यूनिटी सर्टिफिकेट। तो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो है ना दोस्तों, वह प्रेशर आ रहा है इन कंट्रीज़ के ऊपर। तो प्रेशर में कंट्री क्या कर रही हैं, एक बहुत ही गलत डिसीजन ले रही हैं, वह है इम्यूनिटी पासपोर्ट को दोस्तों इशू करना। तो WHO के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पे कौन कौन ऐसा कर रहे हैं, तो यूरोप है और US है। सर्टिफिकेट द पीपल हु हैव रिकवर फ्रॉम COVID-19 एंड हैव इट्स एंटीबॉडी दस प्रिज्यूम टू इम्यूनेट द डिजीज़। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, बात मैंने आपसे कहा, क्योंकि ये क्या है ना कि इस बीमारी से लड़ चुके हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि इनकी बॉडी के इम्यून सेल्स कैपेबल हैं इससे लड़ने के लिए। तो फ्यूचर में इन्हें होता भी है तो उससे फाइट कर जाएंगे, कोई समस्या वाली बात है नहीं। People who are issued these certificate would be allowed to go back to work and move about freely। तो मैंने आपसे कहा जिन्हें ये पासपोर्ट दिया जाएगा वह देश के अंदर फ्रीली घूम सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आर्गूमेंट अगेंस्ट, अब इसके खिलाफ में क्या आर्गूमेंट हैं वो समझो। ऐसा जो कंट्री कर रही हैं तो इनके करने के खिलाफ में क्या आर्गूमेंट्स हैं। मच रिमेन टू बी अंडरस्टूड अबाउट द स्प्रेड ऑफ वायरस as well as immunity to it। There have been reports including from China, South Korea of patients who have appeared to have recovered from the disease testing positive again। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो बीमारी है ना इसके बारे में अभी हम बहुत ही लिमिटेड जानते हैं। अभी इसके बारे में हमारे को महारत नहीं हासिल है, अभी इसके बारे में बड़ी कम नॉलेज है हमारे को। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चाइना जो साउथ कोरिया, दो कंट्री जो हैं, यहाँ से भी ऐसी रिपोर्ट मिली है कि वह पर्सन जो पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो गए वे फिर से पॉजिटिव हो गए। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। समझ रहे मेरी बात आप लोग, ये जो मैटर है ना कंसर्न का मैटर है। ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, मेरे हिंदी भाई बहन क्या करें इसे पढ़ लें। मैंने बोल दिया नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं करंट अफेयर की। जो यहाँ पे PDF तुम्हें दूंगा मैं, मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, जो कि है टेलीग्राम पे सौर्या क्लासेस, वहाँ पूरी PDF ही तुम्हें दे दूंगा, तो कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। देयर आर ऑल्सो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, मैंने आपसे कहा ना लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम भी है, हमारे पास इतनी किट है ही नहीं। एज नॉट इनफ टेस्ट किट आर स्टिल अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड टू बी एबल टू इशू सच सर्टिफिकेट ऑन द लार्ज स्केल। तो यहाँ पे यही पॉइंट कहा जा रहा है कि हमारे पास इतनी तो अभी ना टेस्टिंग किट भी नहीं है कि अगर एक साथ में लाखों केस निकल आते हैं देश के अंदर तो हम उन्हें टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के ऊपर अगर ऐसा होता है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वह जो है ड्रास्टिक कंडीशन को लेके आएगा। इशूइंग सच सर्टिफिकेट वुड क्रिएट सेंटिमेंट अमंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिग्माइजेशन। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पे एक कंसर्न है कि जो समस्या है वह दोस्तों और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यार अगर 5 लाख लोगों को ये इम्यूनिटी पासपोर्ट दिया जाएगा तो खुद सोचो ये इम्यूनिटी पासपोर्ट वाले पूरे देश में कितनी जगह घूमेंगे जाके, और कितनी जगह घूमेंगे भगवान ना करे अगर एक कोई पॉजिटिव आ गया तो वो कितनों को पॉजिटिव करेगा, क्योंकि उसको तो ऐसा पता है कि हमारे पास तो भैया हम तो हैं नहीं इससे ग्रसित, तो वो ना जाने अनजाने पता नहीं कितने लोगों से मिलेगा, कितने लोगों को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, इस बीमारी की सबसे बुरी बात यह है कि इसके सिम्टम 15 दिन में दिखते हैं। अगर सिम्टम तुरंत दिख जाए तो वो पर्सन जो है वह दूसरे को स्प्रेड ना करेगा डिजीज़ ये, लेकिन क्योंकि सिम्टम ही 15 दिन के अंदर अपीयर होते हैं तो यहाँ पे ज़रूरी है कि वो पर्सन जो इससे संक्रमित नहीं है, जो कभी संक्रमित थे लेकिन आज संक्रमित नहीं, वे अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें घर पे। एज यंगर पॉपुलेशन आर नोन टू बी more resilient to the virus, they would be more
फेवरेट टू गेट इम्यूनिटी सर्टिफिकेट एज अपोज टू ओल्ड पीपल लीडिंग टू डिवीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे होगा क्या, यंगर जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्रीज़ की वह भी बहुत ज़्यादा इसको लेके रिजिलियंट है, इस वायरस को लेके। जो बूढ़े पर्सन हैं जिनकी एज 60 प्लस है ना, वह भी इसको लेके बहुत ज़्यादा वनरेबल है। दोस्तों आई होप कि आपको जो पूरे टॉपिक की मैंने एनालिसिस दी वह आपको समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हिंदी में पढ़ते हैं। लॉजिस्टिक समस्याएं भी हैं, क्योंकि नोटों की जांच, सॉरी नोटों नहीं है यार, ये होगा कोरोना वायरस की जांच करने के लिए हमारे पास जो मशीन्स हैं, टेस्ट किट हैं, वह भी इतनी उपलब्ध नहीं है। जो इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम है, इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने से समुदाय के सदस्यों के बीच घबराहट की स्थिति पैदा हो जाएगी। सीधी सी बात है, 50 लोग जब घूमेंगे तो एक घबराहट की स्थिति सभी लोगों में पैदा होगी। कहीं ऐसा ना हो जो निगेटिव है भैया आज पॉजिटिव हो गया हो। आप लोग देख रहे हो ना यार, जो एक बार पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रहा है, लोग उससे मिलना नहीं पसंद कर रहे हैं भाई। अब 5 लाख लोगों को आप छोड़ दोगे देश के अंदर, तो यार कितनी बड़ी परेशानी का कंसर्न है। वहाँ की जो कम्युनिटी उसमें कितना डर बैठ जाएगा। इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने से समुदाय के सदस्यों के बीच घबराहट की स्थिति पैदा हो जाएगी। बिल्कुल सही है, चूँकि छोटी आबादी को वायरस के प्रति संवेदनशील माना जाता है। छोटी आबादी है वहाँ पे, इसलिए वे अधिक ईस्ट होंगे जिन्हें प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र मिलता है, जैसे कि वृद्ध लोगों के विविध डिवीजनों के लिए अग्रणी। सीधी सी बात है। चलो अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर पे, जो कि आज का मेरा दूसरा करंट अफेयर है। ये है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 11th। तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 11 क्या है, बारीकी से हम लोग समझते हैं। देखो ये क्या है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। अच्छा, अब मैं ऐसा करूँगा ना, आपको ये बता दिया करूँगा टॉपिक किसका है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपका एनवायरनमेंट का है। यूनियन मिनिस्टर जी जो हैं हमारे, जो कि हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहली पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है उसे वर्चुअली अटेंड किया है। वर्चुअल का क्या मतलब होता है? वर्चुअल का मतलब होता है दोस्तों आमने सामने रियलिटी में न आके, यानी कि बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो ऑनलाइन अटेंड किया है। तो हमारे जो एनवायरनमेंट के जो मंत्री साहब हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने क्या किया है, पहली जो है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इसे दोस्तों वर्चुअली अटेंड किया है। अब यहाँ पे कुछ विद्यार्थी मेरे ये भी कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कि सर ने यहाँ लिखा है 11, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 11 है ये, यहाँ बोल रहे हैं पहला है ये। तो मित्रों ये पहला डायलॉग है मेरे भाई, जो कि पहले टाइम हुआ है ऑनलाइन। बाकी जो पीछे के 10 डायलॉग थे वह दोस्तों एक मेज पे बैठ के आपस में हुआ करते थे। वहाँ सारी कंट्रीज़ के जो लीडर हैं वह मिला करते थे और डायलॉग जो है वह एनवायरनमेंट के ऊपर किया करते थे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर डायलॉग किया करते थे। लेकिन अभी क्या है, ऐसी घबराहट की स्थिति ऑल ओवर द वर्ल्ड बनी हुई है कि ऐसी सिचुएशन में एक देश से दूसरे ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि लाइव जो है बहुत सारी माध्यम है जिनसे आके जो है ये लाइव जो है वह अटेंड कर रहे हैं इस डायलॉग के लिए। द फर्स्ट वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग है, पहला है। इससे पीछे 10th हो चुके हैं, लेकिन वो 10th जो थे वह इन लोगों ने आपस में मिल के किए थे, यानी कि एक लोकेशन है जिसके ऊपर 10 लीडर मिल गए, वहाँ पूरा डायलॉग हो गया। ये 11th है, पेपर में याद रखना एसएससी वालों, ये 11th है। पीछे से भी पूछ सकते हैं कि जो अभी हुआ है ये कौन सा है, तो ये 11th सेशन है। इट हैज़ बीन होस्टेड बाय जर्मनी, ये जो होस्ट किया गया है जर्मनी के द्वारा होस्ट किया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जर्मनी से रिलेटेड, कल कराऊंगा, जिसमें जर्मनी ने ईरान की जो एक संस्था है उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर आपने आज का द हिंदू पढ़ा होगा तो उसके अंदर है, मैं इसको कल कवर करूंगा। इट हैज़ बीन होस्टेड बाय जर्मनी सिंस 2010 टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर इनफॉर्मल हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशंस फोकसिंग बोथ ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन एंड द एडवांसमेंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन। देखो ये जो डायलॉग होता है, यहाँ पे बात क्या किया, डायलॉग का सिंपल मतलब होता है बातचीत करना। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग आते हैं, बातचीत करते हैं। अब बातचीत करते हैं तो यहाँ पे जो टॉपिक है आप इसे समझ सकते हो कि बातचीत किस बारे में होती होगी, क्लाइमेट के बारे में होती होगी। आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों क्लाइमेट आप लोग जानते ही होंगे। देखो 2 चीज़ें होती हैं, याद रखना, एक होता है वेदर, दूसरा होता है क्लाइमेट। वेदर हम ऐसी जो वेदर जो होता है हम ऐसी कंडीशंस को कहते हैं
जो दोस्तों डे टू डे चेंज होती है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है उसे हम ऐसा बोलते हैं जो 35 साल में बदलता है। यानी क्लाइमेट रिपोर्ट किया जाता है 35 साल में एक बार। और जो आपका ये होता है वेदर, ये रिपोर्ट किया जाता है दोस्तों डे टू डे। तो यहाँ पे क्या है कि सारे लोग मिलते हैं, चाय बड़ा पाव खाते हैं और आपस में बात करते हैं कि हम किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता होगा इस समय पे हमारी जितनी भी चारों तरफ कंट्रीज़ हैं, ये ग्रीन हाउस का धूम मचाले वाले तरीके से यूज़ कर रही हैं। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो धूम मचाले वाले तरीके से ना इस क्लाइमेट इसको यूज़ नहीं कर रही, स्पेशली CO2 के लिए। हर एक कंट्री को जो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो सेक्टर है वह बड़ा करना है। हर कंट्री बेधड़ल होके, मतलब सोच ही नहीं रही कि इसके ऊपर ना अगर हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक मात्रा से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो इसके लिए नेचर को कितना ज़्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन सारी कंट्री अपने इकोनॉमिक बेनिफिट में लगी हुई हैं, किसी को नेचर से लेन देन है ही नहीं। तो अब क्या है, इस नेचर को जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की प्रोबेबिलिटी बन रही है। क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। पहले क्लाइमेट चेंज होता था 35 साल में एक बार, लेकिन मतलब क्लाइमेट चेंज को पहले हम रिपोर्ट किया करते थे 35 साल में एक बार, लेकिन अब रिपोर्ट हम करते हैं हर भाई 1.5-2-3 महीने में। समझ रहे हो? यानी क्लाइमेट जो है वह बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वह ग्लेशियर का पानी नदियों में आ रहा है, आसपास के इलाकों में बाढ़ आ रही है, कोरल रीफ के डेड हो रही है। जहाँ जहाँ पे कोरल रीफ है वहाँ के ऊपर आप लोग देख ही रहे हो कितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो शहर कोस्टल लाइन एरिया के पास में है वहाँ फ्रीक्वेंटली बाढ़ आ रही है, वहाँ फ्रीक्वेंटली सुनामी आ रही है, फ्रीक्वेंटली साइक्लोन आ रहा है। पता ही नहीं लग रहा कब साइक्लोन कब, मतलब पूरा पैटर्न ही बदल चुका है। आप लोग देख रहे हो ना, हम लोग यूपी में रहते हैं, यूपी में इस महीने में बताओ पानी बरस रहा है। मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे याद है कि जैसे ही दोस्तों नौ दुर्गा जाते थे तो मैं अपने पापा को रिक्वेस्ट करता था कि नहीं पापा यार अब छत पे सोना है, बहुत गर्मी हो रही, पापा छत पे चलो। लेकिन आज आप लोग देख रहे हो, आज मैं पापा से छत पे सोने के लिए इस समय नहीं कह सकता। तो आप लोग अगर ज़्यादा ना देखो तो आप लोग आज से 10 साल को ही कंपेयर करके देखो तो आपको पता लग जाएगा क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है। पहले आप लोग देखोगे जब हम लोग छोटे थे तो इस समय बहुत गर्मी होती थी, बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो? दूसरा विकल्प ही नहीं था भाई, या तो आप घर में AC का यूज़ करो या आप भाई छत पे सो। इस समय कूलर पंखे सब फेल हो जाते थे, लेकिन अभी क्या है, आप आराम से घर पे सो सकते हो। अब भी पानी बरस रहा है, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि भैया जो पानी वाला मौसम है उसे गर्मी वाले मौसम से बहुत जल्दी है। भाई कह रहा नहीं तू हट, हमें आने दे। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो इसी क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि इस क्लाइमेट, मैंने बताया ना क्लाइमेट चेंज से कितना नुकसान होता है, तो इस नुकसान से कैसे ओवरकम किया जाए। और क्लाइमेट चेंज के बहुत नुकसान है, यहाँ तो मैंने आपको बहुत लिमिटेड ही बताया, लेकिन बहुत क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से बहुत नुकसान है। तो इन नुकसान को किस तरीके से ओवरकम किया जाए, किस तरीके से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को, जो ग्रीन हाउस का जो यूज है उसे कम करें, ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग CO2 के यूज़ को कम करें, तो ये सारी बातें होती हैं। द डायलॉग्स ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम मिनिस्टर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव अबाउट 30 कंट्री, ये जो डायलॉग हुआ है इसमें लगभग 30 देश के लोगों ने पार्टिसिपेशन करा है। ये सारा हिंदी में आप लोग देख सकते हो। तो ये पूरी न्यूज़ है। आई होप दोस्तों आपको पूरी न्यूज़ पसंद आई होगी। यहाँ पे बहुत देखो ऐसे फैक्ट हैं जो आपसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, इस बार का जो ये जो डायलॉग है ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया, आंसर होगा जर्मनी। दूसरा, किस डेट में होस्ट किया गया या किस मंथ में होस्ट किया गया। तीसरा, यहाँ पे हमारे इंडिया के किस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेशन करा। ये कौन सा डायलॉग था, इस डायलॉग का एम क्या है, इस डायलॉग में कितनी कंट्री पार्टिसिपेट करी। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं यार। आई होप गाइस यू आर टेकिंग द एंजॉय ऑफ दिस सेशन। तो चलो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ यार, नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी मुझे, तो 1 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ। ये है हमारी देखो नेक्स्ट न्यूज, इसमें है इमिग्रेशन वैन इन US, इमिग्रेशन वैन इन US। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे सामने ये खड़ा होता है कि सर इमिग्रेशन क्या होता है, ठीक है, ये जो इमिग्रेशन है ये क्या होता है। अब हमारे को तो नहीं पता,
और आपने वादा किया है कि आप हमारे को बेसिक से पढ़ाएंगे, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप हम बताएं कि इमिग्रेशन क्या होता है। तो माय डियर डोंट टेक टेंशन व्हेन आई एम विद यू। मैं आपको बताऊंगा, देखो इमिग्रेशन किससे कहते हैं। सबसे पहले अगर आप इमिग्रेशन नहीं समझ पाए ना, तो इस करंट अफेयर को मतलब इस टॉपिक को देखने का मतलब ही नहीं है। देखो इमिग्रेशन का मतलब होता है, जब भी एक पर्सन, मान लीजिए ये है चुन्नी लाल, ठीक है। अब चुन्नी लाल रहते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। कहाँ रहते हैं? इंडिया के अंदर। लेकिन ये जो है ना, इनका इंडिया के अंदर जो है वह काम धंधा सही नहीं चल रहा है, या मान लीजिए चुन्नी लाल की इच्छा भर गई इंडिया से। अब चुन्नी लाल का मन है यूएसए जाने का, समझ रहे हो? तो चुन्नी लाल मूव कर गए इंडिया से यूएस से। अब ये फ्लाइट से नहीं मूव कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये बॉर्डर से मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये बॉर्डर से आ रहे हैं बिना परमिशन लिए हुए यूएसए से। यानी कि जब कोई भी एक पर्सन, किसी एक कंट्री का रहने वाला दूसरी कंट्री में चला जाता है, अब वो मतलब क्यों जा रहा है वो तो यही जाने, किसी जॉब के सिलसिले से जा रहा है, क्यों जा रहा है वो तो वही जाने। लेकिन जब एक पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में दोस्तों चला जाता है बिना उस कंट्री की परमिशन लिए हुए, उन्हें हम कहते हैं इमिग्रेंट। ओके। तो यहाँ पे जो यूएसए है, अगर आप लोगों ने सन 2016 का अगर इलेक्शन आपको याद होगा, तो जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी थे वह उस समय भी कहा करते थे कि भैया, जैसे होता है ना कि एक लीडर खड़ा होता है, हमारे यहाँ पे पीएम के इलेक्शन होते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। होते तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन है, लेकिन अगर मैं पावर की बात करूँ तो हमारे यहाँ पीएम के हाथ में पावर है, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये जो प्रेसिडेंट जी हैं, ये वहाँ के एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के भी हेड हैं, गवर्नमेंट के भी हेड हैं, तो इनके पास स्पेशल पावर है। अब दोनों पावर वाले बंदे हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री जी के इलेक्शन होते हैं ना, तो ये भी क्या करते हैं, बहुत लंबे लंबे वादे करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, समझ रहे हो, हम लोग इतना रोजगार देंगे, हम राम मंदिर बनवा देंगे, समझ रहे हो। तो कई तरीके के वादे आप लोगों ने जनरली सुने होंगे। जब स्टेट में इलेक्शन होते हैं तब भी आपने देखा होगा कि इसी तरीके के लंबे चौड़े भाषण दिए जाते हैं। इसमें हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी एक भाषण दिया था, बोले मुझे अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। अब ग्रेट कैसे बनेंगे? तो ग्रेट ऐसे करके बनेंगे जब उनकी जो कंट्री है, उनके जो पीपल हैं, उन्हें अच्छी तरीके से रिसोर्स मुहैया करा पाएँ, ठीक है। कोई कंट्री कब ग्रेट होती है यार? जब वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, इतनी खुशहाल जीवन जी रहे हैं, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छा रन कर रही है, वहाँ की इकनॉमी अच्छा रन कर रही है, वहाँ के लोग इनोवेटिव हैं, साइंस एंड टेक उनका अच्छा है। ये सारी चीज़ें कब हो पाएंगी? जब आप उनके लिए रिसोर्स प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि आई वॉन्ट टू मेक अमेरिका अगेन ग्रेट, मेरे को अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि वो इमिग्रेंट जो कि हमारे देश के अंदर आ गए हैं, जो कि दोस्तों बिना वीजा के, बिना परमिशन के रह रहे हैं, उन्हें देश से बाहर निकाल देंगे। अब जब वो बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ तो कंट्री के अंदर रिसोर्स को कंज्यूम कर ही रहे होंगे वो। तो जो रिसोर्स वो कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर लात मारे भगा दिया जाएगा उन्हें, तो वो रिसोर्स जो होंगे वो अमेरिकन सिटीजन जो हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो रिसोर्स का जो रीच है वह कुछ तो बढ़ेगा, जो रिसोर्स है वह कुछ तो जाके बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसा वादा किया गया था ट्रम्प साहब के। अब ट्रम्प साहब जो है ना, पता नहीं बहुत ही अजीब तरीके के बंदे हैं। ट्रम्प साहब को इस समय पड़ी है उनके इलेक्शन की। हमारे जो ट्रम्प साहब हैं वो ये नहीं सोच रहे हैं अभी कि हमारा देश पूरा कोविड-19 से जूझ रहा है, ठीक है। तो ट्रम्प साहब यहाँ क्या कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब कोविड-19 जो है उससे देश को तो नहीं बचा पाए, बहुत दंड झेलना पड़ रहा है देश के लिए। आप देख रहे हो कि 1/3 केस तो अमेरिका में अकेले हैं, तो इतना दंड झेलना पड़ रहा है। तो जो फेलियर है हमारे ट्रम्प साहब जी का, तो ट्रम्प साहब जी इस फेलियर को छुपाने के लिए आजकल ऐसे स्टेप ले रहे हैं जिससे कि जो फेलियर है वो छुप पाए। तो इसी में इन्होंने एक स्टेप और लिया है, जो कि है इमिग्रेशन को दोस्तों रोकने का, यानी कि जो इमिग्रेशन होगा उसे यूएस के अंदर बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, ऐसा करने से इन्हें 2 फ़ायदे होंगे ट्रम्प साहब को। पहला तो फ़ायदा ये होगा कि आपने देखा होगा ट्रम्प साहब की कुछ एक्टिविटी ऐसी हो चुकी है कि अभी से आप देख रहे हो अक्टूबर के अंदर जो इलेक्शन है ना प्रेसिडेंट साहब के, अभी से ट्रम्प साहब समझ रहे हो कमर कस चुके हैं। अभी से ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे उन्हें इलेक्शन के अंदर फ़ायदा हो। ट्रम्प साहब देश की हालत नहीं देख रहे हैं, ट्रम्प साहब देख रहे हैं इलेक्शन के लिए। जिस वजह से कुछ ऐसा मूव लें जिससे कि कोविड-19 से अच्छी तरीके से फाइट हो सके, तो ऐसा तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे जो डिसीजन है वो ले रहे हैं जो कि उनके जो इलेक्शन होने वाला है उसमें से फ़ायदा पहुँचाएं। ये है इमिग्रेशन बैन इन यूएस। अब पूरी खबर क्या है तो मैंने आपको बताई क्या है।
एक बार इसे हम पढ़ भी लेते हैं, जिससे यहाँ पे कुछ एडिशनल अगर जानकारी है जो हमसे छूट गई है उसे हम कवर कर लें। क्या है पूरा मुद्दा देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट ही वुड बी यूजिंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है। अब बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी, उन्हें ये नहीं समझ में आएगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किससे कहते हैं। आप ये समझ लीजिए बस कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, उनमें एक शक्ति होती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने की। ठीक है, इस शक्ति से वो ऑर्डर दे सकता है, इस ऑर्डर को पूरी कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा ही ऑर्डर दिया गया है इनके द्वारा। सस्पेंड लीगल इमिग्रेशन, यहाँ क्या किया जाएगा, जो कि लीगली इलीगली देश के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री के लेकिन इधर को आ रहे हैं यूएसए की तरफ के लिए, उन्हें बैन कर दिया जाएगा, उन्हें भगा दिया जाएगा इन यूएस फॉर 60 डेज, 60 दिन के लिए पूरा ये इमिग्रेशन बैन इन यूएस है, यानी इमिग्रेशन के लिए बैन किया जाएगा 60 दिन के लिए। द लिमिट कुड बी एक्सटेंडेड डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं। अब आपके दिमाग में एक बात और भी आ रही होगी कि यार इमिग्रेशन तो वह भी हो गए फिर जो कि हेल्थ वर्कर है, जो कि अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं, वह भी तो हो गए जो इंडिया के हेल्थ वर्कर आज अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं, वह भी तो हो गए जो इंडिया के जो अलग अलग कंट्रीज से आए हुए लोग हैं। तो क्या यूएस नहीं भगा देगा 60 दिन के लिए? बात तो है ना, एक समझने वाली बात तो है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इमरजेंसी की सिचुएशन में यूएस के अंदर है लेकिन जो यूएस कंट्री के नहीं है, तो दोस्तों उन्हें कर दिया जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वह लोग जो दूसरे देश से आए हुए हैं, ठीक है, जो कि इमिग्रेंट है, जो दूसरे देश से यूएसए के अंदर आ गए हैं, उन्हें भगा दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। The immediate context of his proposal is territory US economy which has ground to virtual hit in the face of pandemic. The deeper context to the announcement is the fact of Mr. Trump is seeking re-election। देखो मैंने आपको बता दिया क्या चक्कर है इसके पीछे। नवंबर 2020 में इलेक्शन होने वाले हैं, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। प्रपोजल टू रिस्ट्रिक्ट इमिग्रेशन सर्व्स मिस्टर ट्रम्प कैंपेन बिल ड्यूरिंग द 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये जो मुद्दा था ना, इन्होंने सन 2016 के इलेक्शन में भी इसे बनाया था। उनके प्रस्ताव का तात्कालिक संदर्भ अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, जिसमें पैंडेमिक, यानी कि पैंडेमिक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आप अच्छी तरीके जानते हैं, हिंदी महामारी के सामने एक आभासी पड़ाव है। घोषणा का गहरा संदर्भ यह है कि श्री ट्रंप का तथ्य नवंबर 2020 के चुनाव में फिर से चुनाव की मांग है। तो आप समझ सकते हो यार, सब चुनावी एजेंडा है। अब इससे इम्प्लीकेशन क्या होगा वो भी समझ लो। The order is not expected to halt visa processing for many thousands of temporary employees। तो मैंने आपसे कहा ना, इमिग्रेशन में दोस्तों ये भी आ जाएंगे। इमिग्रेशन की सिंपल और सरल डेफिनेशन क्या है, एक देश से गया हुआ पर्सन दूसरे देश में रह रहा है, लेकिन जो रह रहा है उसके पास उस देश की सिटीजनशिप नहीं है, उस पर्सन को कहेंगे इमिग्रेंट। यानी भारत के अंदर कोई अगर ऐसा रह रहा है जिसके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है, तो वो अपने को इमिग्रेंट हो गया। ठीक है, तो इस ऑर्डर में दोस्तों बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो यूएसए में इस समय काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं हटाया जाएगा, यानी उन्हें देश से नहीं निकाला जाएगा। इंक्लूडिंग अ साइजेबल नंबर ऑफ इंडियन नेशनल इन द H1B स्किल्ड लेबर। हमारे भारत के बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं जिन्हें H1B जो है वो वीज़ा मुहैया कराया जाता है। एग्रीकल्चर वर्कर आते हैं जिन्हें दोस्तों वीज़ा दिया जाता है H2A। और कुछ सीजनल वर्कर्स आते हैं जो सीजन के हिसाब से काम करते हैं, उनको भी दिया जाता है H2B। तो ये लोग जो हैं ये एग्जेम्प्ट रहेंगे, इन्हें नहीं निकाला जाएगा। अकॉर्डिंग टू द वाइट हाउस द पॉलिसी ऑल्सो लाइकली कर्व आउट एग्जाम्शन। अब देखो किन किन को और दिए जाएंगे। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एसेंशियल वर्कर्स इंक्लूडिंग दोज इन हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर के अंदर हैं, और दोस्तों वो लोग जो इस पूरे पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपको मैंने क्या बताया पूरा फिर से एक बार देखो, समराइज़ कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। पूरी न्यूज़ देखो दोस्तों, कुछ नहीं, बस पूरी न्यूज़ के अंदर ये है यूएस क्या कर रहा है। एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में पहुंचे हुए हैं, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके लोग आज के समय में यूएसए में काम कर रहे हैं। वह काम कर रहे हैं क्योंकि यार उनका कुछ ना कुछ बाहर इंटरेस्ट है, उन्हें सैलरी ज़्यादा मिल रही है, उनके पड़ोसी रह रहे हैं, उनके पापा रह रहे हैं, चाचा रह रहे हैं, वाइफ रह रही, गर्लफ्रेंड रह रही, कोई ना कोई तो उनका इंटरेस्ट है वहाँ पर, इसलिए रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यूएस भैया आप निकाल देगा, उनसे नमस्ते कर लेगा, कहेगा आप भैया अपने देश जाइए, हम आपको नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी इकनॉमिक का वैसे ही बंटादार होता जा रहा है। हम आपको रखेंगे तो हमारी इकनॉमिक का और भी बंटादार हो जाएगा। ठीक है, और हमारे को अपना नेशन भी ग्रेट बनाना है, जो मैंने सन 2016 में भी कहा था। नेशन ग्रेट कैसे बनेगा, जब वहाँ के जो लोग हैं उनके हाथ में, देखा ना आपने सन 2016 में कितने सारे अमेरिकन अनएम्प्लॉयड थे। तो अगर हम एक कंट्री अनएम्प्लॉयड है तो वहाँ के लोग थोड़े ना यार हम ग्रेट बोल सकते हैं। तो अब वहाँ पे लोग अमेरिका के अनएम्प्लॉयड हैं, बाहर से लोग आके एम्प्लॉयड हो रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रम्प का सीधा सा क्या है कि यार उनको निकालो,
जो दूसरे देश से आए हुए हैं। पहले अपने लोगों को नौकरी दो, अगर अपने लोगों से नौकरी बच जा रही है तो दूसरे दोस्त को लोगों को दो, क्योंकि हमारे यार अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। ठीक है, अब वो क्यों घूम रहे हैं? उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है, वो टेक्टिक नहीं है, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो ज्यूरिस्ट नहीं है ऐसे वो, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को तो एम्प्लॉयड करेंगे क्योंकि हमारे को ना अपना अमेरिका ग्रेड। ठीक है, तो दिस वॉज द फुल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ एक करंट अफेयर के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। भैया मैं यूपीएससी के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक अब्बा है, अब्बा यूपीएससी कभी देता नहीं है ना पीसेस देगा। 1.9 किलोमीटर वाइड, 1.9 किलोमीटर वाइड जो था वो एक एस्टेरॉइड था। ठीक है, उसने हमारी अर्थ को बहुत ही सेफली पास किया है। सीधी सी बात है, मैं ये लेक्चर इंडिया में दे रहा हूँ तो मेरे इस लेक्चर को देखेंगे इंडिया वाले भी। तो आपने देखा होगा यार, इंडिया के अंदर बहुत सारे आपको फेक न्यूज़ देखने को मिल रही होंगी कि 29 अप्रैल को, समझ रहे हो, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और एक एस्टेरॉइड है जो कि पृथ्वी से टकराएगा, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर बहुत सारा पृथ्वी का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे कई सारी आपने अफवाहें सुनी होंगी मेरी तरह। बहुत सारे व्हाट्सएप जो इंस्टीट्यूट है ना, मैं फ़िलहाल उसका तो मेंबर नहीं हूँ, जो व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट पे जो नॉलेज बांटी जाती है उस नॉलेज में मैंने सुना था, ये भी नॉलेज बांटी जा रही है कि एक एस्टेरॉइड टकराएगा पृथ्वी से, जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरी पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। अब हम अगर इस न्यूज़ को पूरी पढ़ें तो पूरी निराधार न्यूज़ थी, उसके पीछे कोई भैया था ही नहीं कुछ मैटर, कोई रियलिटी थी नहीं। तो यहाँ पे जो वो हजार्डियस एस्टेरॉइड था, यानी एक ऐसा एस्टेरॉइड जो हमारे प्लैनेट को खतरा पहुँचा सकता था, वह दोस्तों 1.9 किलोमीटर वाइड था और वह पृथ्वी से इतनी दूर से पास हुआ है जितनी कि हमारी चंद्रमा और अर्थ में जो दूरी है उससे 8 गुना दूरी से वह हजार्डियस जो एस्टेरॉइड है वह अर्थ से पास हुआ है। अब खुद समझ लीजिए, चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है उससे 8 गुना ज़्यादा दूरी से यह हजार्डियस एस्टेरॉइड पास हुआ है। तो भैया क्या बिगाड़ लेगा यार ये, समझ रहे हो? हमारी अर्थ का दोस्तों कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये, क्योंकि बहुत दूर है। पूरी न्यूज़ क्या है ये भी समझ लेते हैं। 1.9 किलोमीटर वाइड, लगभग 2 किलोमीटर का एक एस्टेरॉइड था, सेफली पास बाय द अर्थ टुडे, अर्थ से अच्छी तरीके से पास हो गया, मतलब बिना अर्थ को कोई नुकसान पहुंचाए। द एस्टेरॉइड मेड इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच एट अराउंड 3:26 PM, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 3:26 पे ये जो एस्टेरॉइड है दोपहर में उसने संपर्क बनाया, यानी कि पृथ्वी के सबसे पास से गुजरा। कम विथ 6.5 किलोमीटर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, नोन एस, अच्छा अगर इसका नाम पूछ लिया जाए आपसे पेपर में तो आपको याद रखना है इसका नाम है 1998 OR2। जो एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी से पास हुआ है इसका नाम है 1998 QR2। एस्टेरॉइड को हम लोगों ने बोला है पोटेंशियली हजार्डियस ऑब्जेक्ट। अब ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि जो एस्टेरॉइड है उसे हमने किस कैटेगरी के अंडर में क्लासिफाई किया, तो आपको याद रखना पोटेंशियल हजार्डियस ऑब्जेक्ट। एसिड बिगर देन 140 मीटर, इसका साइज था 140 मीटर से, अच्छा 140 मीटर से ज़्यादा था। जिनका साइज एस्टेरॉइड का 140 मीटर से ज़्यादा होता है उन्हें दोस्तों हम लोग पोटेंशियल हजार्डियस ऑब्जेक्ट में रखते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के समान बड़े हैं, पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो दोस्तों पृथ्वी को बहुत ज़्यादा डिजास्टर करेंगे। विद द 8 मिलियन किलोमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट एंड पास विद इन द 8 मिलियन किलोमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। तो ये पूरी न्यूज़ है जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है इस लाइन में कि 8 मिलियन किलोमीटर के भीतर से ये जो है गुजरा है एस्टेरॉइड पृथ्वी से। तो हिंदी में कह रहे हैं कि यहाँ पर एक क्षुद्र ग्रह है जो कि पास हुआ है अर्थ से, बहुत दूरी से पास हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ द होल टॉपिक। दोस्तों हमारे पास आज आपके लिए करंट अफेयर में इतना ही है। तो आज दोस्तों मैं आपसे जो है वो यहीं पे विदा लेता हूँ। इस क्लास के रिगार्डिंग में अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई वैल्यूएबल सजेशन, तो ज़रूर से भेजिएगा मेरे लिए जीमेल पे, क्योंकि यार मैं हर एक पर्सन्स को दोस्तों अंदर से तो घुस के नहीं जानता हूँ। आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो ये चीज़ हमें तभी पता लग पाएगी जब आप हमारे को मेल डालोगे कि सर हमारे को ये समस्या है, ऐसी चीज़ हमारी आप एड्रेस कराओ। तो कोई दिक्कत हो यार तो मेरे को मेल कर देना, कोई समस्या हो तो मेल कर देना। बाकी अभी तो क्या था दोस्तों कि कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं आपके लिए करंट अफेयर जो था बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब जो कल से करंट अफेयर आएगा ये बहुत ज़्यादा अपडेटेड होगा और मैं कोशिश करूँगा कि किसी ने भी करंट अफेयर जो है वह ना दिया हो उससे पहले मैं उस करंट अफेयर को दे दूँ। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्लासेस मैं अब लेके आने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहो। करंट अफेयर में उच्चतम मज़ा दिला दूंगा, उच्चतम, एक ऐसा मज़ा दिला दूंगा जिसमें तुम भी कहोगे वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है,
तो चलो इसी के साथ दोस्तों मैं क्लास को अपनी एंड करूँगा। अगर क्लास दोस्तों अच्छी लगी हो यार तो बस हमारे को मोटिवेट करने के लिए इस क्लास को शेयर कर देना कि दोस्तों है कि यार देखो, पृथ्वी पर हर चीज़ की कीमत है, हर चीज़ की हर एक कीमत है, ठीक है। बिना कीमत के इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो ना, इसकी भी कीमत है कि आपको इसके बदले में प्लांट लगाने पड़ते हैं। दोस्तों ये जो क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वैसे तो फ्री ही है यार, लेकिन एक इनकी बहुत छोटी कीमत है, वो ये है कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो यार शेयर कर दिया करो उन्हें, ठीक है। क्योंकि आप अगर शेयर करोगे तो दोस्तों हमारा जो यूट्यूब फैमिली है बड़ा होगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए फ्यूचर में और भी अच्छा काम कर पाएंगे। तो उसी के साथ दोस्तों टुडे आई एम एंडिंग टुडेस क्लास। थैंक यू।